बची ना यहाँ पर, फिक्स असेट्स को हटा दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, तो वो टोटल कितनी बनेंगी 40,000। जब हमारा ये टोटल 3 लाख है तो यहाँ का लाइबिलिटी साइड का भी टोटल कितना होगा 3 लाख। यहाँ पर हमें शेयरहोल्डर्स फंड 2 लाख के दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी कि जो नॉन करंट हैं वो, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई, इट मीन्स 20,000। तो इन सारी इंफॉर्मेशन से ना हमें जो ये जो दो चीजें चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, वो हम निकाल कर लेकर आएंगे। तो करंट एसेट्स हमारी हो गई, कितने रुपीज हो जाएंगी करंट एसेट्स, 40,000 की आपने निकाली यहाँ से बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड का, और लाइबिलिटीज निकाली 20,000 की, एंड योर करंट रेशो विल बी 2:1। ये है बेटा इसका, ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उनसे हमें जो चाहिए अपनी रेशो निकालने के लिए वो फाइंड आउट करना है। यस बेटा, हुआ क्लियर? निकाली जाती है, एक करंट रेशो है आपकी, और एक अभी उसके बाद आएगी लिक्विड रेशो, या फिर हम इसको कहते हैं एसिड टेस्ट रेशो, और या फिर क्विक रेशो भी कहते हैं। ठीक है, क्विक रेशो। अभी हमने ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया है, हम सिर्फ किस पर हैं अभी, करंट रेशो पर। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी थी। करंट एसेट्स में एक तो स्टॉक में आप लूज टूल्स अगर आपको दिए हुए हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स, उनको माइनस कर दोगे, और अदर करंट एसेट्स में आप किस किस चीज को शामिल करोगे, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हैं, एडवांस टैक्स है, इनको आप शामिल कर लोगे। ठीक है, तो यही था। अब आगे और एक हमारी कंसेप्ट आई थी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों को जो माइनस करते हैं वो हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। आइडल रेशो करंट रेशो होनी चाहिए 2:1, मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए उसका डबल अमाउंट करंट एसेट्स की फॉर्म में होना चाहिए, तब हम ये मानते हैं कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये करंट रेशो और ज्यादा है, सपोज 3:1 हो गई या 4:1 हो गई, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो उसकी और फर्म की, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 3:1 का मतलब क्या हुआ कि फर्म की ये लाइबिलिटीज अगर एक हैं तो उसके कंपैरिजन में उसके पास करंट एसेट्स हैं 3, ट्रिपल, उसका ट्रिपल आपके पास करंट एसेट्स है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने इन शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर पाएगी। बट इट शोज इनएफिशिएंसी ऑफ द फर्म, बिकॉज अगर आपके पास ट्रिपल आपने रखी हुई है करंट एसेट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज वेरी मच इफेक्टिवली। अगर सपोज आपकी कैश की वजह से ये रेशो ज्यादा है, करंट एसेट्स ज्यादा है, तो मींस आपने आइडल कैश आपकी फर्म में पड़ा हुआ है, इससे अच्छा तो आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे इनकम होगी, या किसी और प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। अगर आपकी डेटर्स की वजह से ये रेशो ज्यादा है, तो आप वो डेटर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लोगों को इतनी ज्यादा उधार दे रखी है, और जिसके कि बैड डेट्स होने के उनके अगर चांसेस रहे तो फिर आपका पैसा चला जाएगा, उस चीज को भी आपको देखना है। अगर आपका स्टॉक की वजह से ये रेशो ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपने एक साथ इतना सारा स्टॉक बना के अपनी फर्म में रख दिया है कि आपकी जो करंट रेशो है वो 3:1 पे पहुंच गई है, तो वो भी सही नहीं है। कि क्योंकि अगर सपोज फैशन चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और आपका ये जो स्टॉक है ये ऑब्सलीट हो जाता है, मतलब कि वो उसमें नहीं रहता, आउट ऑफ डेटेड हो जाता है, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। फिर एक तरीके से, और ये ब्लॉक भी कर रखी है आपने कैपिटल को कि इतना सारा स्टॉक बना कर रखा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी जितनी ज्यादा करंट रेशो होती चली जाएगी उतना आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, नहीं। आपका सिर्फ आइडल रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1 होनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे भी कर पाओ, और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके ब्लॉक भी ना हो, बेकार की अपनी कैपिटल आपकी ब्लॉक भी ना हो। क्लियर? तो अब हम आगे करते हैं बेटा। ये 14th इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन ऑन द करंट रेशो। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या दिया होगा कि सबसे पहले आपको कोई करंट रेशो गिवन होगी, तो करंट एसेट्स भी आपको गिवन हो सकती हैं, करंट लाइबिलिटीज भी आपको गिवन हो सकती है, या कुछ केसेस में आपको वर्किंग कैपिटल भी गिवन हो सकती है। वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद आपको एक ट्रांजेक्शन देंगे, उसको आपको ये बताना होगा कि इस ट्रांजेक्शन का आपकी रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि उससे वो कोई चेंज, नो चेंज होगा, या आपकी रेशो इंक्रीज हो जाएगी या फिर रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका तरीका क्या होगा बेटा, कि जो भी आपको करंट रेशो दी होगी ना, आप उसका पहले करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को उसको वैल्यू में फॉर्म कर लोगे,
वैल्यू में कैसे फॉर्म करोगे? सपोज आपको करंट रेशो दी हुई है 3:1, इसका मतलब आपने समझ लिया कि आपकी लाइबिलिटीज से ट्रिपल है आपकी करंट एसेट्स। अगर आपको दी हुई है 2:1, इट का मतलब अगर आपकी लाइबिलिटी 1 है तो आपकी करंट एसेट्स 2 हैं, मतलब कि आपके पास करंट एसेट्स डबल हैं इन कंपैरिजन टू योर करंट लाइबिलिटीज। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि करंट एसेट्स आपके पास 2 लाख है और लाइबिलिटीज आपके पास कितनी है? 1 लाख रुपीज। तो इस तरीके से है आपका, ऐसा एक अमाउंट में आप फॉर्म कर लोगे अपनी रेशो से। फिर देखोगे कि इन दोनों अमाउंट्स पर जो ट्रांजैक्शन आपको दिया होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और उससे आपकी जो पहले रेशो है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है हमारा। इसमें बोल रहे हैं कि करंट रेशो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। पहले कोई भी एक एसेट आपको दी हुई है कि करंट रेशो हमें दी हुई है 2:1 एंड स्टेट द रीजंस व्हाई द फॉलोइंग वुड बी इंप्रूव होगी रेशो, रिड्यूस होगी या नो चेंज होगा। रीपेमेंट ऑफ ए करंट लाइबिलिटी, अगर अब आपको बताना है कि अगर कोई भी रीपेमेंट करते हैं हम करंट लाइबिलिटी की तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसको हटा दीजिए। 2:1 का मतलब है कि अगर आपकी करंट एसेट्स 2 लाख है तो लाइबिलिटीज आपकी कितनी है? 1 लाख। अब ये मानकर चलो कि आपने रीपेमेंट की है एक लाइबिलिटी की, कोई भी क्रेडिटर था या लोन था शॉर्ट टर्म जिसको आपने पे कर दिया। तो शॉर्ट टर्म लोन है तो जब पे करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा करंट एसेट्स में से, और सपोज आपने पेमेंट की है 50,000 रुपीज की, तो आपके करंट एसेट्स में से कैश चला गया 50,000 का, और नीचे जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनमें से भी कम हो जाएंगे क्योंकि जब आपने पेमेंट कर दी है करंट लाइबिलिटी तो आपको 50,000 यहां से भी कम हो जाएगा। अब आफ्टर द पेमेंट, आफ्टर द ट्रांजेक्शन आपकी करंट एसेट्स कितनी बचेंगी? 1,50,000 और आपकी करंट लाइबिलिटीज कितनी बचेंगी? 50,000 एंड रेशो विल बी 3:1। तो यू विल से दैट रेशो विल इंप्रूव बाय दिस ट्रांजेक्शन। जो हमारा फर्स्ट वाला है रीपेमेंट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, इससे हमारी करंट रेशो क्या होगी? इंप्रूव होगी। अब बेटा यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप हमेशा इसको ऐसे याद नहीं कर लोगे कि अगर आप किसी करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो तो डेफिनेटली उससे आपकी करंट रेशो इंप्रूव ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको यही प्रोसीजर अपनाना है कि सबसे पहले आप एक यहां पर इनको अमाउंट में लेकर आइए और उसके बाद ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखिए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज हमारी जो रेशो है वो हमें दी हुई है करंट रेशो 1:1। इसका मतलब है कि आपकी करंट एसेट्स भी 1 लाख है और आपकी करंट लाइबिलिटीज भी 1 लाख है। अब आपने एक 50,000 की एक लाइबिलिटी पे की, ठीक है, 50,000 की पे करोगे तो आपने 50,000 कैश कम हो गया और 50,000 के यहाँ से क्रेडिटर्स कम हो गए। आफ्टर द चेंज आपकी जो एसेट्स बचेंगी वो बचेंगी 50,000 और लाइबिलिटी आपकी कितनी बचेगी? 50,000। और अब देखिए आपकी करंट रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ा? इट इज 1:1। इट द जो चेंज होगा दैट विल बी नो चेंज। एक ही हमारा ट्रांजेक्शन था और जिसमें लेकिन रेशो कितनी थी? 1:1। तो आपको ऐसे नहीं है कि इस चीज को याद कर लेना है कि अगर आपने एक लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जिससे ऊपर से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बराबर के अगर माइनस हो रहे हैं तो वो हमेशा इंप्रूव ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले कितनी रेशो है। अगर आपकी रेशो इक्वल है, देख रहे हो अभी आप, तो यहाँ पर जब इक्वल थी और इक्वल ही अमाउंट आपने दोनों तरफ से माइनस किया तो वो हमारा रेशो अब आफ्टर द चेंज भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो आपको करना यही है कि याद नहीं करना है, आपको निकाल कर देखना है कि पहले उनको वैल्यू में लेकर आओ, फिर उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट करके उसके बाद की रेशो निकालो और फिर देखो कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आया बेटा समझ में ये बात? चलिए आगे देखते हैं। ये सारी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी? कौन सी बेटा? ये वाली ना, हाँ दिखानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं ना, स्टेट द रीजंस, स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड, क्योंकि रीजन भी हमें शो करना है ना, तो इसलिए अगर सिंपली ये पूछते कि क्या होगा तब तो आप लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको रफ में जो हमारा साइड में आप वर्किंग नोट्स बनाते हो ना उसमें आपको शो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? ओके मैम। अगला देखो, हमें यहाँ पर 2:1 दिया हुआ था ना, तो हमने ये मान लिया था कि करंट एसेट्स हमारी 2 है और करंट लाइबिलिटीज हमारी 1 लाख है, तभी तो रेशो 2:1 आएगी। अगला ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ द गुड्स फॉर कैश। इसका इफेक्ट देखो, परचेज ऑफ द गुड्स
अब जब गुड्स करोगे तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, और एक तरफ तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, वो भी करंट एसेट्स होती हैं। सपोज हमने 50,000 का स्टॉक खरीदा और वो फॉर कैश कर रहे हो, तो आपके पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, तो एक करंट एसेट्स चली जाएगी। तो हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो अब भी कितनी रही, 2 लाख, और लाइबिलिटी कितनी रही, 1 लाख। तो आपका रेशो क्या रहेगा, अब भी 2:1। इट मीन्स कि अगर आप गुड्स परचेज करते हो फॉर कैश, इसमें आप ये कह सकते हो कि कितनी भी रेशो हो, तब भी अगर एक ही साइड पे आपके चेंजेस हो रहे हैं, उतना ही अमाउंट, चाहे यहाँ पे 3 हो 4 हो, जो एसेट है पहले चाहे 3 हो, अगर रेशो 3:1 है, तब भी जितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हो उतना ही लेस कर रहे हो, बिकॉज यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर कैश। तो कैश जाएगा और गुड्स आएंगी, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट एसेट्स में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो जहाँ करंट एसेट्स पर इफेक्ट पड़ेगा ना करंट लायबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ेगा, तो रेशो पर भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आप लिखोगे दैट विल बी नो चेंज। अगला देखिए, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉर 4,000, उसके बुक वैल्यू थे 5,000 रुपीज के, तो आपने एक सेल कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट। अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट होता है ना, वो हमारी करंट एसेट्स नहीं होती। अब जब आप सेल करोगे ऑफिस इक्विपमेंट्स को, करंट एसेट्स आपकी है 2:1, 2 लाख की करंट एसेट्स हैं और 1 लाख की करंट लाइबिलिटीज है। जब आपने सेल की तो आपके पास कैश आएगा कितने रुपीज का, 4,000 का, तो प्लस हो जाएगा 4,000, और जाएगा क्या, ऑफिस इक्विपमेंट। वो हमारा ना तो करंट एसेट होता है ना करंट लाइबिलिटीज होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 2,04,000 अपॉन 1 लाख। तो ये हमारी उसको क्या कर देगा, रेशो को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, आगे है परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। अब ये वाला जो हमने किया था, इसमें कैश में परचेज कर रहे थे हम स्टॉक को, लेकिन अगर उधार परचेज करते हो तो देखो क्या होगा, 2 लाख एंड 1 लाख हमारी है ये पहले से। जब आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक हमारा बढ़ गया 50,000 का, लेकिन आपने उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, तो ये 50,000 के हमारे यहाँ भी बढ़ जाएंगे। तो अब ऊपर हो गए हमारे करंट एसेट्स हो गए 2,50,000 के, और नीचे हमारा जो होगा वो 1 लाख करंट लाइबिलिटीज हो गए। तो आपका रेशो क्या हो गया, 5:3। तो ये बेटा पहले 2:1 था ना, अब ये क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप ये करोगे, मीन्स आपको पहले करना है। अब आपको ये जैसे मैंने 2:1 लिया है ना, तो जरूरी नहीं है आपको रेशो 2:1 रखनी है, तो आप इनको 4:2 मतलब कैसे भी ले सकते हो, रेशो वही रहेगी हमारी। बेटा आगे समझ में ये वाला, यस आगे देखो, सेल ऑफ गुड्स 11,000 रुपीज की, जिनकी कॉस्ट थी हमारे पास 10 की। हाँ यहाँ पर देखिए, आपने पहले हमारे पास 2 लाख के थे और 1 लाख के, ओरिजिनल पोजीशन हमारी ये है। अब आपने एक स्टॉक को गुड्स को सेल किया 11,000 रुपीज में, जो कि कॉस्ट उसकी हम अपनी बुक्स में उसको 10 दिखा रहे थे। इट मींस हमारे पास कैश तो आएगा 11, करंट एसेट्स हमारी 11 से बढ़ेंगी, बट हमारा जो स्टॉक जाएगा वो जाएगा 10 से, क्योंकि हम दिखाते हैं स्टॉक को कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लेस। स्टॉक का हमारा दिखाने का यही फॉर्मूला रहता है, तो हम उन्हें 10 पर दिखाएंगे, तो हमारे पास से स्टॉक कम होगा 10 का, जबकि कैश इंक्रीज होगा 11 का। तो ये हमारा हो जाएगा 2,01,000 अपॉन 1। तो हमारी जो करंट रेशो है विल बी इम्प्रूव, ये इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरह से पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट डिविडेंड का हमारी ना तो करंट एसेट्स और करंट नहीं, यस पढ़ेगा, यस देखिए आपका है 2 लाख और ये 1 लाख। जब आप डिविडेंड पे करते हो ना, तो डिविडेंड कैश चला जाएगा। सपोज आपने डिविडेंड, पता है आपको क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट का शेयर हम अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा 50,000 से कैश कम हो गया। आपको एक बात ये जाननी पड़ेगी बेटा कि जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो उसको विद इन 42 डेज हमें शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद हमेशा ये क्या बन जाता है, हमारी करंट लाइबिलिटी। इसे हमें 42 डेज में शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है, अदरवाइज उसके अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो हमें एक अलग अकाउंट में रखना पड़ा है, वो लंबी प्रोसीजर है, उसे छोड़ दीजिए। तो डिविडेंड हम ये मानकर चल रहे हैं कि डिविडेंड आपने पेमेंट किया है, तो उससे पहले वो प्रपोज्ड डिविडेंड आता है और उसको 42 डेज के अंदर हमें पे करना होता है। तो ये भी हमारी एक करंट लाइबिलिटी होती है, जब तक हम पे नहीं कर देते डिविडेंड को, वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। तो करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड होगा वो डिविडेंड, उसको हम पे करेंगे, तो 50,000 हमारी वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी।
एसेट बचेंगी 1,50,000 रुपीज की और लाइबिलिटी बचेगी 50,000 की, और रेशो विल बी 3:1, ये इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही करना है कि रेशो के हिसाब से अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज उनको पहले एक फिगर्स में चेंज करके उसके बाद देखोगे कि उसका आपके उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सेम बेटा ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इनमें से करा देती हूँ। देखो वही हमें रेशो दी हुई है 2:1। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 2:1 का मतलब है कि आपकी करंट एसेट्स 2 लाख है और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख है। अगर आप रिडेम्पशन मतलब पेमेंट कर रहे हो आप डिवेंचर्स की, तो सपोज आपने 1 लाख रुपए के पेमेंट किए या 50,000 के लगा लेते हैं, 50,000 के तो आपके पास से कैश चला जाएगा। और जब लास्ट ईयर में जब डिवेंचर को हमें विद इन अ ईयर पे करना होता है ना, तो उस साल में हम अपने डिवेंचर्स को करंट लाइबिलिटीज में शो कर लेते हैं। मींस कि जिस पोर्शन को हमें इस साल में पे करना है उसे हम लॉन्ग टर्म से हटाकर शॉर्ट टर्म उसे करंट लाइबिलिटीज में शो कर लेते हैं। तो हमेशा जो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं हमारे विद इन अ ईयर, उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। इन 1 लाख में ये 50,000 हमारे शो हुए होंगे, तो यहाँ पे हम इनको माइनस करेंगे। हमारे यहाँ पर करंट एसेट्स 1,50,000 बन जाएगी और लाइबिलिटीज हमारी 50,000, तो हमारी जो करंट रेशो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखो परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। हाँ जी बेटा, ये वाला दोबारा करना है बेटा। यस मैम। देखो ये कह रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर किया आपने। डिवेंचर हमारी एक लाइबिलिटी होती है। जनरली जो डिवेंचर्स होते हैं ना हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 इयर्स के लिए 6 इयर्स के लिए हम उन्हें इशू करते हैं। तो आप कहोगे कि वो हमारी जो है वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन एक एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये तो पता ही होता है ना कि किस ईयर में हमें इन्हें रिडीम करना है। तो जब हमारे विद इन अ ईयर हमें रिडीम करने होते हैं, तो वो वाला पोर्शन जो हमें रिडीम करना है, जिनको पे बैक करना है इस ईयर में, उनको हम बैलेंस शीट में जब स्टार्ट करते हैं तभी उनको अपनी करंट लाइबिलिटीज में शो कर देते हैं, उतना पोर्शन जितना हमें उस ईयर में पे करना है, क्योंकि हमें ये 365 डेज से पहले पे करना है, करंट ईयर में पे करना है। तो जो डिवेंचर का वो पोर्शन जो आपको इस साल में पे करना है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वो करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड होता है। तो अगर आपने 50,000 के किए तो ऊपर से तो आपका चेक या बैंक से पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, वो करंट एसेट्स कम हो जाएंगी, और नीचे जो डिवेंचर वाली लाइबिलिटी है वो पेमेंट कम हो जाएगी। तो फिर आपके पास बचेगा 1,50,000 बचेंगे करंट एसेट्स और 50,000 यहाँ पर बचे करंट लाइबिलिटीज, और हमारी जो रेशो होगी दैट विल बी 3:1, पहले थी 2:1, तो इट विल इंप्रूव बाय द पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद है आप चेक से गुड्स को परचेज कर रहे हो तो स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। नो इफेक्ट ऑन द करंट एसेट्स, सो नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशो। इस वाले का आप कर लोगे, मुझे पता है। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, यस बेटा इसको देखिए। देखो हमारा रेशो है 2 लाख और 1 लाख, बिकॉज रेशो इज 2:1, तो करंट एसेट्स 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। आपने परचेज किए लूज टूल्स, सपोज आपने 10,000 रुपीज के लूज टूल्स परचेज किए, तो आपके पास से कैश चला गया 10,000 रुपीज का। ठीक है, लेकिन लूज टूल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अवर करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, हम ये नहीं मानेंगे कि स्टॉक भी हमारा बढ़ गया, बिकॉज लूज टूल्स को हम, और स्पेयर पार्ट्स, ये दो चीज मैंने आपको बताई हुई है, याद रखनी है आपको कि ये हमारी करंट एसेट्स का फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो ये नहीं होते पार्ट इनका। तो हमारी करंट एसेट्स यहाँ पर होंगी 2,10,000 की, और ये हमारी 1 लाख करंट लाइबिलिटीज हैं। सो रेशो विल बी 2.1:1, तो ये इंप्रूव हो जाएगी। ओ सॉरी, ये माइनस होगा, 1,90,000 रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, 1,90,000 हो जाएगा, तो 1.9:1, पहले थी 2:1, तो इट विल रिड्यूस, क्योंकि हमारी करंट एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं।
अगला है फिक्स असेट्स, आप कर रहे हो बाय द चेक, तो सेल कर रहे हो तो आपके पास बैंक बैलेंस आ जाएगा, तो आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, करंट एसेट्स इंक्रीज होंगी तो करंट रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी। रिसीप्ट ऑफ चेक फ्रॉम ए डेटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट्स में से एक तरफ तो आपके डेटर कम हो जाएंगे जब डेटर ने पेमेंट कर दिया, और एक तरफ से माइनस डेटर्स होंगे, और एक तरफ से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपको चेक मिल रहा है, तो करंट एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब करंट एसेट्स पर नहीं होगा तो करंट रेशो पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको देखना है कि उसको करके कि भाई क्या इफेक्ट हमारा इस पर पड़ रहा है। 16 में नहीं करा रही हूं, आप खुद से करके देखना इसे। 17 भी है तो सेम, बट चलो छोटा सा इसे कर लेते हैं। देखिए करंट रेशो हमें गिवन है 2:1, वही मानेंगे कि हमारी करंट एसेट्स हैं 2 लाख की और लाइबिलिटीज हैं 1 लाख की। स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। इंक्लूड इन द ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमारे होते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को मिलाकर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है दोनों। इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स वाज अ बिल्स पेबल ऑफ ₹9,000 विच वॉज मैट ऑन मेच्योरिटी, उसको हमने पेमेंट कर दिया, हमारे बीपी में बिल्स पेबल में एक 9,000 रुपीज का अमाउंट हमें पे करना था जो हमने पे कर दिया। तो अब पे करोगे तो बेटा देखो करंट एसेट्स तो हमारी सेम है, कोई इफेक्ट नहीं उनपे, लेकिन जब बिल पे करोगे तो सपोज 10,000 का बिल है, तो एक तरफ से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, पेमेंट किया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया जिससे भी आपने पे किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 2:1 हमें दे रखा है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 1,90,000 एंड 90,000। तो आपकी रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ा, पहले 2:1 था, अब इसको 19:9 करोगे ना, 9:9, तो ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो डबल 9 का डबल होता है 18, और जबकि आपकी हो गई है 19। ठीक है, तो ये हो जाएगी इम्प्रूव। पहले ये डबल था ना, 1 का 2 था, तो 9 का अगर देखोगे आप तो 18 होता है, जबकि 19 है, तो इम्प्रूव हो गई। अगला है कंपनी इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। देखो पहले आपने माना कि करंट एसेट्स आपकी 2 लाख हैं और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, आप कंपनी इशू कर रही है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये हो गए 10 लाख रुपीज के टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज्ड। तो बेटा जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाता है, ना तो मशीनरी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी है, ना शेयर कैपिटल करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो इस ट्रांजेक्शन का, पूरे ट्रांजेक्शन के ना तो हमारे करंट एसेट्स पर कोई इफेक्ट आ रहा है और ना हमारी करंट लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो हमारी करंट रेशो पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इट विल बी नो चेंज। गिविंग रीजंस वेदर द करंट रेशो ऑफ कंपनी विल इंप्रूव, मतलब क्या इफेक्ट रहेगा, इफ द करंट रेशो इज 1:1 और 1.8:1। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था ना कि आप ट्रांजेक्शन वाइज ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर परचेज आपने कोई स्टॉक किया या सेल किया स्टॉक का, तो जो उसका उस क्वेश्चन पे इफेक्ट रहा था जिसकी करंट रेशो 2:1 थी, तो सेम आपकी 1:1 वाले पे या 0.8:1 वाले पे भी वही इफेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले क्या करना है, उसको देखना पड़ेगा, पहले आपको फिगर्स में उनको चेंज करो और उसके बाद, जैसे यहाँ पर अगर ये मानेंगे 1:1 होगी तो इसका मतलब है कि करंट एसेट्स आपकी 1 लाख है और करंट लाइबिलिटीज भी आपकी 1 लाख है, और जबकि जो दूसरा वाला है 0.8:1, इसका मतलब है कि अगर आपकी करंट एसेट्स आपके पास 80,000 है तो आपकी जो करंट लाइबिलिटीज है वो 1 लाख है। कैश पेड टू क्रेडिटर, अब पहले आपने इनको फिगर्स में कर लिया, फिर एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाइए और ये देखते जाइए कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अगर सपोज हमें क्रेडिटर्स 50,000 के पे करने हैं, तो 50,000 आपने यहाँ पे किए, कैश कम हो गया ना, क्योंकि पेमेंट करोगे तो बैंक या कैश कम हो जाएगा, वो भी करंट एसेट्स में होता है, और क्रेडिटर्स को पे करोगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ऊपर हमारी जो टोटल करंट एसेट्स बची 50,000 बची, और नीचे भी आपका 50,000। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी रेशो पहले सेम है, दोनों अमाउंट सेम है, इसलिए जब दोनों में से सेम अमाउंट रिड्यूस होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी
रेशो पर नो चेंज आएगा। लेकिन इसी ट्रांजेक्शन को हम इसे दूसरे वाले केस में करते हैं तो देखो 80,000 में से आपने 50,000 कैश पे किया टू द क्रेडिटर, तो आफ्टर द पेमेंट योर करंट एसेट्स विल बी 30,000 और यहां से आपकी लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर कम हो गए और ये आपका हो जाएगा 50,000। तो यहां पर आपकी जो रेशो होगी वो हो गई 3:5। ये अब 60% है, रिड्यूस हो गई, ये रिड्यूस हो गई। कैसे लगाओगे? क्योंकि देखो अगर 20 को उस पर करें, 25 सा हमारे होते हैं और 23 सा, तो ये 5 का जो 3 है इट इज 60%। पहले ये 80% था ना, करंट एसेट्स हमारी 80% थी, लेकिन अब करंट एसेट्स केवल 60% है, तो ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से एक एक ट्रांजेक्शन का आप करके देखोगे। यस बेटा, नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ द लिक्विडिटी रेशो, उसको हम कहते हैं लिक्विड रेशो। इसके और भी नाम है, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिक्विड रेशो आपका निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वहां पर हम करते थे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यहां पर है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी लिक्विड एसेट्स क्या होती है? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स जो हमारी, उनमें से हम माइनस करते हैं। एक तो आप माइनस करोगे स्टॉक को, अब क्यों करेंगे वो भी अभी बताते हैं। एक तो आप स्टॉक को माइनस कर दोगे, एक आप अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, ठीक है। ये दो चीजों को हम अगर माइनस कर देते हैं तो जो हमारी करंट एसेट्स हैं दे विल बी द इन द लिक्विड फॉर्म। देखो क्यों करेंगे बेटा ऐसा? क्योंकि देखो जब एक बार आपने स्टॉक बना लिया तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कि वो एसेट्स जो बिल्कुल रेडीली अवेलेबल होंगी हमारे पास, वो हमारे पास अवेलेबल है टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटीज। हमारी जो करंट लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ करने के लिए तुरंत हमारे पास अवेलेबल हो। लेकिन अगर एक बार आप स्टॉक को बना दोगे तो उनकी जो सेल है, उनको जो परचेज करना है वो डिपेंड करता है ऑन द कस्टमर। आप उसे तुरंत से चाहो कि किसी को दे दो और वो कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपकी इच्छा पर नहीं होगा। वो जब भी कस्टमर आपसे परचेज करेगा तभी वो कैश में कन्वर्ट होंगी। तो उन वो करंट एसेट्स तो हैं, हम ये मानकर तो चलते हैं कि वो विद इन ईयर तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर तो सेल हो ही जाएंगी। लेकिन अगर आप ये मानो कि वो लिक्विड एसेट्स हैं, आप उन्हें तुरंत से पेश कर, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप उनको पे ऑफ करके अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो दे आर नॉट इन द लिक्विड फॉर्म, इसलिए हम स्टॉक को अलग कर देते हैं फ्रॉम द करंट एसेट्स टू फाइंड आउट द लिक्विड एसेट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जिन एक्सपेंसेस को आप पहले पे कर चुके हो, सपोज एडवांस टैक्स पे कर दिया या आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे कर दिया, तो उसको आपके पास उसके बदले कैश नहीं आता। वो ठीक है कि आपको वो बाद में पे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप इनको रिडीम करके या इनके बदले आपके पास कैश आ जाएगा और उससे आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओगे। इसलिए ये जो दोनों असेट्स होती हैं हम इनको रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम द करंट असेट्स और वो आ जाती है हमारी लिक्विड असेट्स। लिक्विड रेशो जो है हमारी आइडल रेशो, दैट शुड बी 1:1, कि मींस एटलीस्ट आपके पास उतना पैसा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स होना चाहिए जो कि आपको करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए किसी भी टाइम पे अगर चाहिए तो वो आपके पास अवेलेबल हो उसके बराबर। तो लिक्विड रेशो का आपका होगा, अब करंट लायबिलिटीज को तो हम पहले डिफाइन कर ही चुके हैं कि ऐसी लायबिलिटीज जिसको हमें विद इन अ ईयर पेमेंट करना है, और आपके जो लिक्विड एसेट्स होंगी वो जो भी हम करंट एसेट्स में शामिल करते थे उन सबको करना ही है। इसमें से हम स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। करंट रेशो और लिक्विड रेशो में क्या अंतर है? ये 2:1 आइडल रहती है और ये 1:1 रहती है। इसमें है रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इसमें लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। Assessment, it assesses the ability to meet
द करंट लाइबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें हम ये देखते हैं करंट रेशो में कि आपको जो विद इन अ ईयर आपको जो अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, तो विद इन अ ईयर ही आपके पास उतना पैसा अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ लिक्विड रेशो में हम देखते हैं कि जो आपको करंट लाइबिलिटीज पे करनी है वो इमीडिएटली अगर आपको पे करनी पड़े, तुरंत पे करनी पड़े, तो आपके पास वो अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये इसमें हम करते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज को, और यहाँ पर हम करते हैं लिक्विड एसेट्स को लिक्विड और करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड करके। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, Y Limited has furnished following information regarding the current assets and current liabilities। कैलकुलेट आपको करनी है दोनों, करंट रेशो भी करनी है और लिक्विड रेशो भी करनी है। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, पहले ये निकाल ले जाए। तो यहाँ पर देखो, जब इस तरीके से आपको करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं और ये करंट एसेट्स हैं, तो कैश भी हमें लेना होता है, डेटर्स भी लेने होते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी और इन्वेंट्रीज भी। तो टोटल हमारी है 1,08,000। और करंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टोटल 54। तो करंट रेशो आपने निकाल ली 2:1। लेकिन अब हम आते हैं लिक्विड रेशो पर। तो लिक्विड रेशो में आप बाकी सबको लोगे, लेकिन ये जो स्टॉक है हमारा और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर होते तो उनको भी नहीं लेते। तो टोटल 1,08,000 में से ये 54 हमारे हट जाएंगे जो स्टॉक वाले हैं। तो हमारी करंट एसेट्स हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर, 54,000। ठीक है, और लाइबिलिटीज तो पहले ही हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। तो ये हमारी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 54। तो जो लिक्विड रेशो है आपकी दैट इज 1:1। ऐसे निकालोगे। लिक्विड रेशो निकालनी है, करंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है। पहले आप सबसे पहले एक आप देखना, एग्जाम में जब करोगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूला के भी अपनी एक मार्किंग स्कीम में अपना एक उसका मार्क्स होते हैं। तो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर हमें करंट लाइबिलिटीज दी हुई है 50,000, तो ये हमारी 50,000 हो गया यहाँ पर। उसके बाद एक करंट एसेट्स आपको दी हुई है 80,000, ये हमें निकालनी है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हैं 80,000 माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज को माइनस करोगे 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे 5,000। अब देखो बेटा, इसमें हमें ट्रेड रिसीवेबल्स भी दिए हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे होते हैं डेटर्स प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल 30,000। अब इनका हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल करंट एसेट्स दी हुई हैं। इन करंट टोटल एसेट्स में हमें पता है ये 80,000 है, तो इनमें स्टॉक भी शामिल है, इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, और इसमें ये ट्रेड रिसीवेबल्स भी शामिल हैं। तो हमें, लेकिन हमें टोटल हमने जब ले लिया तो हम इन्हें अलग से कोई और नहीं लेने की हमें जरूरत। अब टोटल में से हमें जो चीज हटानी है टू फाइंड आउट द लिक्विड एसेट्स, वो हम कर देंगे। हमें हटानी क्या क्या है, एक तो 25,000 के यहाँ से इन्वेंट्री हटानी है और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हटाने हैं। तो इनको हमने जब हटाया तो ये आपका कितना आ गया 50,000। तो लिक्विड एसेट्स विल बी 50,000 एंड लाइबिलिटीज आपको पहले से गिवन है, तो हमारी रेशो हो जाएगी 1:1। आगे देखिए 23, इसमें हमें स्टॉक दिया हुआ है बेटा 80,000 रुपीज का। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 2,40,000। वर्किंग कैपिटल आपको पता है क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब देखो इंफॉर्मेशन वो 3-4 ही होंगी, लेकिन उनको इस तरीके से आपको वो दिया होगा, फिर आपको खुद से ये जजमेंट करनी है कि अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को आप कैसे निकालोगे। करंट एसेट्स हमें दी हुई है 4 लाख, करंट एसेट्स हमें 4 लाख दी हुई है। कैलकुलेट द लिक्विड और क्विक रेशो।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना फॉर्मूला लिख लो, ताकि उससे हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन सी फिगर फाइंड आउट करनी है। तो लिक्विड रेशो के लिए हमें चाहिए लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज को यहां से निकालिए। हमें पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स है 4 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज गिवन 2,40,000। तो माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, ये 4 लाख को आप यहाँ लेके जाओगे, 240 में से माइनस करोगे, इट विल कम माइनस 1,60,000। माइनस से माइनस हट गया, तो करंट लाइबिलिटीज हमने निकाल ली। तो ये जो नीचे वाला आइटम है ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है, 1,60,000। अब हमें चाहिए करंट, ये लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स हमारी क्या होती है? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का यहाँ कोई सीन ही नहीं है। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमें दी हुई थी, करंट एसेट्स आपको कितनी दी हुई है? 4 लाख, और माइनस स्टॉक कितना दिया हुआ है? 80,000। तो टोटल हो गया ये 3,20,000। 3,20,000 अपनी लिक्विड एसेट्स में पुट कर दीजिए। रेशो विल बी 2:1। बेटा खुद को अपना देखना है आपको कि किस तरीके से आप जो हमें चाहिए चीज अपनी रेशो निकालने के लिए, वो आप कैसे निकालोगे। कैलकुलेट द लिक्विड रेशो, वही लिक्विड है, क्विक एसिड, कोई एसिड टेस्ट रेशो कह दो या क्विक रेशो कह दो। वर्किंग कैपिटल 1,80,000, वर्किंग कैपिटल 1,80,000। टोटल डेट्स मतलब टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज जितनी भी है ना 3,90,000 टोटल डेट्स। इसमें हमारी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरह की लाइबिलिटीज इंक्लूड हैं। 3,90,000 लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। अब देखो टोटल डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, दोनों तरह की इंक्लूड है। और उसके बाद हमें जो थर्ड इंफॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म बोल रखा है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 3 लाख के। तो बेटा ये टोटल हमें देखें तो 390 और लॉन्ग टर्म इसमें से है 3 लाख। तो हमारे जो शॉर्ट टर्म का मतलब है करंट लाइबिलिटीज, ये हमारे पास आ गई 90,000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यूएशन है 90। हमें निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के लिए क्या चाहिए? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं 90,000। लिक्विड एसेट्स हमें चाहिए, तो लिक्विड एसेट्स होती है हमारी करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और ये स्टॉक हमें दिया हुआ है 90,000। तो आपकी ये वाला जो है, अब देखो जब आपने करंट लाइबिलिटीज निकाल ली, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,80,000। करंट एसेट्स कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, या आप ऐसे बोलिए करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ये उस वर्किंग कैपिटल को यहां पर लेकर आओगे तो वो प्लस में हो जाएगी। करंट लाइबिलिटीज अभी आपने फाइंड आउट की 90,000 की, प्लस वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है 1,80,000 की। तो टोटल करंट एसेट्स आपके पास हो गई 2,70,000। अब हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स 2,70,000 माइनस स्टॉक, स्टॉक इज 90,000। तो टोटल लिक्विड एसेट्स आर 1,80,000 अपॉन 90,000। तो इट विल बी 2:1। ऐसे लिखा हुआ है। आ रहा है बेटा समझ में ये? यस, प्रैक्टिस से आएगा बेटा। इसको ना आपको खुद से एक एक क्वेश्चन निकाल के देखोगे ना, तब डाउट सामने आएंगे, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि जो हमारी मेन टॉपिक है वो तो थोड़ा सा ही है, कि बहुत सिंपल सा है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपको पता होती हैं। लिक्विड एसेट्स में हमें सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है, और एक है वर्किंग कैपिटल, उससे भी कई बार फिगर्स को निकालने के लिए हमें ले आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो उसके अब देखो, जैसे ये वाला एक अलग सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 26।
करंट रेशो गिवन है 4.5:1। इसका मतलब पता है आपको क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लाइबिलिटीज है तो करंट एसेट्स आपके पास उसका 4.5 टाइम्स है। अगर हम ये कहें इससे कि अगर हमारे पास लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की हैं तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो करंट एसेट्स हैं दे आर 4,50,000। एंड लिक्विड रेशो हमें दी हुई है 3:1। लिक्विड रेशो 3:1 का मतलब है करंट लाइबिलिटीज अगर 1 है तो हमारी जो लिक्विड एसेट्स हैं दे आर 3 टाइम्स 3 लाख। इन्वेंट्रीज 3 लाख की, स्टॉक आपको दिया हुआ है 3 लाख का। फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। तो अब हम इन चीजों को हटा देंगे यहां से। ये हमारी लिक्विड रेशो हमें कितनी दी हुई थी 3:1। ठीक है। वर्किंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है। देखो इन दोनों में अंतर किस चीज का होता है, यहां पर तो ये तो करंट लाइबिलिटीज ही है दोनों 1:1। अब ये वाला जो अंतर है हमारा, ये हमारा सिर्फ स्टॉक का है ना, कि करंट एसेट्स हमारे 4.5 है और लिक्विड एसेट्स हैं 3। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1.5। तो 1.5 है वो हमारा डिफरेंस है सिर्फ किस चीज का, स्टॉक का। तो 1.5 इज इक्वल टू कितना हमारा हो गया 3 लाख। ठीक है। तो अगर 1.5 3 लाख ये है तो ये जो लिक्विड एसेट्स हैं हमारी, या फिर हम ये लगा लेते हैं करंट एसेट्स जो हैं वो उसका 3 टाइम्स हो गया। 1.5 इज इक्वल टू 3 लाख स्टॉक है। अगर स्टॉक 1 है तो ये हो जाएंगे हमारे। उसके बाद अगर आप या फिर देखिए इस तरीके से लगाइए, स्टॉक इज 1.5 देन करंट एसेट्स आर 4.5। इसका ट्रिपल है ये 1 then 1.5, and if the stock is 3 lakh तो आपका करंट एसेट्स हमारी कितनी हो गई 9 लाख। करंट एसेट्स हैं 4.5 और उसके कंपैरिजन में करंट लाइबिलिटीज हैं 1। तो अगर आप इसको 4.5 से डिवाइड कर दोगे तो इट विल कम, ये तो करंट एसेट्स आ गई, तो ये हमारा 2 लाख रुपीस का क्या आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। और हमें क्या चाहिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स मतलब करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स है 9 लाख की और माइनस स्टॉक है 3 लाख का, तो वो आपका आ गया 6 लाख। लिक्विड एसेट्स ऐसे निकलेगा बेटा। चलिए इतना आप करो।